सुप्रभात प्यारे बच्चों। ललितेश हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों गलता लोहा पाठ के प्रश्नोत्तर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गलता लोहा के पाठ के विषय में बताया था। शेखर जोशी जी का लिखा हुआ यह है पाठ, जिस पाठ में कि दो प्रति जो करैक्टर हैं, इसके अंदर जो पात्र हैं वो दो हैं, मोहन और धनराम। इन दोनों के विषय में बताया गया अलग अलग जातियों के होते हुए भी किस व्यक्ति को किस प्रकार की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है या उसके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आता है जिसकी वजह से उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो आज हम कर रहे हैं इसके प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। घन का अर्थ होता है हथौड़ा। तो यहाँ पर जो है उस प्रसंग के विषय में बताना है कि जहाँ पर किताबों की विद्या और हथौड़ा चलाने यानी घन चलाने की विद्या के विषय में बात हो रही है। एक दिन धनराम 13 का पहाड़ा जो है सुना नहीं पाया था। 13 का पहाड़ा यहाँ पर जो है वो बचपन के दिनों की बात याद कर रहे हैं। ये बचपन के दिनों में जो है धनराम जो कि लोहार का एक पुत्र था और उसको जो है उसके मास्टर ने 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा और वह जो है उस पहाड़े को सुना नहीं पाया। पहाड़ा समझते हैं आप सब, टेबल। तो 13 की टेबल जो है वो नहीं सुना पाया। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने अपनी जुबान का चाबुक का उपयोग करते हुए कहा कि उसके दिमाग में लोहा भरा हुआ है। यानी कि मास्टर त्रिलोक सिंह ने जो है उसके ऊपर एक कमेंट किया और ये कहा कि तुम्हारे दिमाग में, जैसे तुम लोहार के बेटे हो और लोहे का ही काम करते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, तभी तुम्हें 13 का पहाड़ा याद नहीं हो रहा। यह बात सच भी थी, क्योंकि धनराम के पिता में किताबों पर विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य नहीं था। ताप का अर्थ होता है गर्मी, यानी कि किताबों की गर्मी, किताबों की विद्या की जो गर्मी होती है उसको लगाने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी। यानी कि वो इतने गरीब थे कि वो धन दौलत पैसा जो है वो विद्या के ऊपर खर्च नहीं करते थे, बल्कि उनके लिए तो उनका अपना काम ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसलिए जैसे ही धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ तो पिता ने उसे धोकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। धोकनी फूंकने यानी कि फूंक मार के जब लोहे को जो है आग जलाई जाती है, लोहे को गलाया जाता है, वैसे ही तो उसको जो है इसी प्रकार से लोहे का काम जो है सिखाने के लिए उस कामों में ही उसको उलझा दिया और पढ़ाई लिखाई उससे परे हो गई। और फिर वह हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। धीरे धीरे वह इस विद्या में कुशल भी हो गया। तो उपयुक्त इन्हीं प्रसंगों में ही विद्या, किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। तो ये जो है प्रसंग इस कहानी के अंदर है। अगला है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम जो है लोहार का पुत्र है और मोहन जो है एक पुरोहित यानी एक पंडित, एक ब्राह्मण का पुत्र है, लेकिन वह उसे अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कॉम्पिटिटर, यानी कि विरोध में खड़ा हुआ व्यक्ति। तो उसके जो है वह प्रतिद्वंदी उसे क्यों नहीं मानता था, क्योंकि धनराम को पता था कि उस समय में जात पात होती थी तो ब्राह्मण को हमेशा एक ऊंचे दर्जे पर रखा जाता था, ऊंची जाति का समझा जाता था, और धनराम जो है वो एक नीची जाति का था, लोहार का पुत्र था। तो उसे पता था कि हमारा काम तो वैसे ही लोहे का काम करना है और मोहन जो है वो एक ब्राह्मण का पुत्र है, इसलिए इसका कार्य ही विद्या प्राप्त करना है और अपने विद्या दूसरों तक पहुंचानी है। तो इसलिए धनराम जो है मोहन को अपना जो है कॉम्पिटिटर नहीं समझता था, वह उसे अपना प्रतिद्वंदी या अपना विरोधी नहीं समझता था। तो यहाँ पर उत्तर में भी यही कहा गया है कि बचपन में ही नीची जाति के धनराम के मन में यह बात बिठा दी गई थी कि ऊंची जाति वाले उनके प्रतिद्वंदी नहीं होते। दूसरे कक्षा में मोहन सबसे बुद्धिमान बालक, पूरे विद्यालय का मॉनिटर और मास्टर त्रिलोक सिंह का यह बार बार कहना कि मोहन एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा, यदि
इस प्रकार की जो बातों से भी धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्योंकि उसे पता था कि वह जो है एक बुद्धिमान बच्चा है और पूरे विद्यालय का मॉनिटर है। और त्रिलोक सिंह जो है बार बार इस बात पर जो है जोर देते थे कि मोहन इतना होशियार है कि एक दिन पूरे विद्यालय का नाम रोशन करेगा। मोहन मास्टर जी के कहने पर धनराम को सजा देता था, लेकिन फिर भी वह मोहन के प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। उसे ऐसा लगता था कि यह तो मोहन का अधिकार है, क्योंकि मोहन जो है किस जाति का है, ब्राह्मण जाति का। और पढ़ाई लिखाई ये सब बातें जो हैं किसकी उसमें होती हैं, ब्राह्मणों के हिस्से की होती हैं। अगला प्रश्न है, धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? धनराम को मोहन के हथौड़ा चलाने और लोहे की जड़ को जो है, लोहे की जो उसकी छड़ थी उसके हाथ में, उसको सटीक गोलाई देने पर आश्चर्य हुआ। धनराम जो है वो उसको एकदम से अचानक जब वो ये देखता है कि मोहन जो है अपनी जगह से उठकर उसके जो है जगह पर आकर बैठ गया और उसने उस लोहे की छड़ को एकदम गोल कर दिया, हथौड़ा मारकर उसे गोल आकार दे दिया और उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। ये चीज़ देखकर धनराम को हैरानी होती है, आश्चर्य होता है कि ये एक पुरोहित का पुत्र जिसका कि काम केवल विद्या से ही है, तो उसका हथौड़े से या लोहे से क्या काम। तो उसको ये चीज़ देखकर बड़ी हैरानी होती है। तो धनराम ने जब देखा कि मोहन ने हथौड़ा चलाया और लोहे की छड़ को एक गोलाई दे दी, तो ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ। धनराम उसकी कार्यकुशलता को देखकर इतना आश्चर्यचकित नहीं होता जितना यह सोचकर होता है कि मोहन पुरोहित खानदान का होने के बाद भी निम्न जाति के काम कैसे कर रहा था। धनराम को इस बात का भी आश्चर्य हुआ कि कैसे मोहन ने अपनी जाति को भुलाकर यह काम स्वीकार कर लिया। तो उसको लगा कि ये कार्य जो है, जो कि शहर में जाने पर जो है मोहन को विद्या प्राप्त करके एक बड़ा साहब बनकर आना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ आकर गांव के अंदर लोहे का काम भी कर रहा है और साथ में जो है अपनी जात पात को भूलकर जो है एक लोहार की गद्दी पर आकर बैठ गया, एक लोहार के स्थान पर आकर बैठकर उसने लोहे पर जो है हथौड़ा मारा और उसको जो है एक गोलाई का आकार दे दिया। ये देखकर जो है धनराम को बहुत आश्चर्य होता है। उसके पश्चात अगला प्रश्न है कि मोहन ने लखनऊ आने के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? कि मोहन के लखनऊ के आने के बाद का जो समय था वो लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय किस प्रकार से कह दिया कि मोहन जो था वो मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को नया अध्याय इसलिए कहा क्योंकि गांव के परिवेश से निकलकर उसे क्या करना था, उसे शहरी परिवेश का ज्ञान हुआ। पहले तो वो गांव का जो है माहौल था, उस गांव के माहौल से थोड़ा सा जो है उसने अपने आप को परे किया और वो शहर में आकर शहर के परिवेश में जो है वो रच बस गया। शहर में आकर उसकी आगे की पढ़ाई करने का उसे मौका मिला। जब वो शहर में आया तो उसे आगे की पढ़ाई का मौका तो मिला, लेकिन वो अधूरा मौका मिला। यदि वह गांव में रहता तो उसे जो है शिक्षा से वंचित रहना पड़ता और यहाँ आने पर उसे पारिवारिक मजबूरी का ज्ञान हुआ। इसलिए चाहते हुए भी वह कभी अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने व्यक्त नहीं कर पाया। उसे पता था कि उसके पिता जो है वो इतना नहीं कमाते हैं कि घर का पूरा खर्च चला सकें, पालन पोषण कर सकें। इसलिए अपनी पारिवारिक मजबूरी को उसने देखा और उसने ये सोचा कि वह अभी अपनी जो है पढ़ाई और अपने जो शहर जाकर जो नौकरों वाला काम करने वाली जो बात थी उसने अपने घर वालों के सामने नहीं बताई। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो मोहन के जीवन का अध्याय सुखद नहीं था, परंतु था तो उसके लिए नया ही। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि मोहन जो है वो लखनऊ आया और उसके बाद जो है उसने गांव के परिवेश से दूर होकर शहर के परिवेश का जो है ज्ञान प्राप्त किया। शहर में आकर पढ़ाई करने का जो उसे मौका मिला वो अधूरा था, लेकिन गांव में रहते हुए जो है अगर वो गांव में रहता तो शायद इस शिक्षा से भी वंचित रह जाता जो कि उसने तकनीकी शिक्षा प्राप्त की।
और यहाँ आने पर उसे जो है अपने परिवार की मजबूरी का ज्ञान हुआ और चाहते हुए भी वह अपनी पढ़ाई और नौकर वाली बात घर वालों के सामने नहीं बता पाया। कुल मिलाकर ये सब बातें जो हैं वो ये दिखाती हैं, ये दर्शाती हैं कि भले ही मोहन के जीवन का नया अध्याय जो है वो सुखद नहीं था, परंतु उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस, एक नया अनुभव था। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है और क्यों? चाबुक समझते हैं क्या होता है? चाबुक होता है हंटर, यानी कि किसी को ज़बानी जो है एक कमेंट पास करना, उस पर टिप्पणी करना, उसको चाबुक चलाना कहते हैं। जैसे घोड़े को चाबुक चलाकर जो है उसको आगे की तरफ किया जाता है, उसी प्रकार से उन्होंने ज़बान की चाबुक से जो है धनराम के ऊपर जो है चोट की। तो यहाँ पर जो है मास्टर त्रिलोक सिंह ने किस कथन को जो है लेखक ने जुबान की चाबुक कहा? धनराम के द्वारा जब 13 का पहाड़ा न याद करने पर मास्टर त्रिलोक सिंह के द्वारा कहे गए व्यंग्य वचन, व्यंग्य का मतलब होता है उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, तो मजाक यानी कि व्यंग्यपूर्ण वचन कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है को लेखक ने जुबान की चाबुक कहा है। वह पहले बैंत का प्रयोग करते थे, बैंत होती है छड़ी, डंडा, तो कहते पहले वे बैंत का प्रयोग करते थे और इस बार उसे फटकारते हुए उन्होंने जुबान की बैंत चलाई, यानी कि जुबान का एक जो है छड़ी जो है उन्होंने घुमाई और उसको फटकारते हुए कहा कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप तुम्हें नहीं लग सकता। लेखक के कहने का तात्पर्य ये है कि शारीरिक चोट जो है इतनी तकलीफ दे नहीं होती जितनी की ज़बान से की गई चोट होती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पा रहा और उसे किसी प्रकार से ज़बानी जो है ये बात कह दी जाए कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, नकारा हो, या तुम कभी कुछ कर नहीं सकते, ऐसी बातें जब कह दी जाती हैं तो सामने वाले के दिल पर चोट लगती है जाकर। तो शारीरिक चोट जो है वो तो फिर भी उसका घाव भर जाता है, लेकिन मन का घाव जो है कभी नहीं भरता। तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे ज़बान की चोट पहुंचाई, ज़बान से जो है उसके लिए जो है ये शब्द कहे कि उसके दिमाग में तो लोहा ही भरा है, क्योंकि वो एक लोहार का बेटा है। ये चोट कभी ना भूलने वाली और व्यक्ति का मनोबल गिरा देने वाली होती है। मास्टर जी इस कथन के माध्यम से यह जताना चाहते थे कि पढ़ना लिखना जो है धनराम के बस की बात नहीं है, वह तो केवल लोहे का काम ही कर सकता है। कुछ ऐसा ही धनराम के साथ हुआ, क्योंकि इसी कारण वह हीन भावना से ग्रसित हो गया और आगे नहीं पढ़ पाया और अपने पिता के देहांत के बाद पुश्तैनी काम में लग गया। पुश्तैनी का मतलब होता है जो पुश्तों से चली आ रही हो, पीढ़ियों से चली आ रही हो, तो जिसकी पीढ़ियाँ जो हैं वो लोहे का ही काम करती आ रही हैं। तो धनराम को एक तो उसके मास्टर त्रिलोक सिंह ने इस प्रकार की बातें बोल दी, जिसके कारण से उसके अंदर जो है किसी भी प्रकार से एक उत्साह का भाव नहीं जागा, बल्कि वह हीन भावना से ग्रसित हो गया। खुद के अंदर जो है ये महसूस करने लगा कि उसके अंदर कमियां हैं, वो तो आगे पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए वो पढ़ भी नहीं पाया और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जो है वह अपने पिता वाले काम पर ही आकर बैठ गया। उसके पश्चात है अगला प्रश्न, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने कहा? अब यहाँ पर जो है ये बात हुई थी जब रमेश जो है उसके पिता, मोहन के पिता वंशीधर के पास आते हैं और उसको कहते हैं कि भी आप चिंता मत कीजिए, मोहन की पढ़ाई का जिम्मा मैं लेता हूँ, आप इसे मेरे साथ शहर भेज दीजिए, लखनऊ भेज दीजिए। तो ये बात उन्होंने कही थी। तो बिरादरी का यही सहारा होता है, ये बात जो है वंशीधर ने बिरादरी के युवक रमेश से कही थी कि अपने घर बिरादरी, अपनी जाति का जो लोग होते हैं वही एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये जो वाक्य है पंडित वंशीधर ने अपनी बिरादरी के युवक रमेश से कहा। और किस प्रसंग में कहा था, यानी कि किस बात पर कहा था ये बात, कि जब वंशीधर अपने बेटे की पढ़ाई के लिए चिंतित थे, उस समय रमेश ने उनसे सहानुभूति प्रकट की और उनके बेटे को आगे की पढ़ाई के लिए लखनऊ ले जाने की बात की। और इस प्रसंग में अपनी कृतज्ञता को प्रकट करते हुए वंशीधर ने उपयुक्त बात कही। किस आशय से कहा, यानी किस उद्देश्य से ये बात कही? वंशीधर ने उपयुक्त वाक्य जो है रमेश के प्रति कृतज्ञता के भाव से कहा। रमेश के कहने का यह आशय था कि जात बिरादरी
का यही एक लाभ होता है कि मौके पर वे एक दूसरे की सहायता करते हैं। और क्या कहानी का आशय में यह स्पष्ट हुआ है? तो इसके अंदर जो है कि इस कहानी में वंशीधर का आशय बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वंशीधर ने अपने बेटे को जिस आशा से रमेश के साथ भेजा था वह पूरा नहीं हो सका, बल्कि रमेश ने उनके बेटे को पढ़ाने की बजाय अपना घरेलू नौकर बनाकर उसका शोषण किया। उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी के इस वाक्य में किसके लिए कहा गया है? अब यहाँ पर जो है उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। सर्जक मतलब एक निर्माणकर्ता, जो बनाने वाला होता है, एक क्रिएटिव जो व्यक्ति होता है, उसके लिए कहा गया है। तो उस कहते हैं ये वाक्य जो है किसके लिए कहा गया है? उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। तो उपयुक्त वाक्य मोहन के लिए कहा गया है। किस प्रसंग में कहा गया है? कि जब मोहन ने भट्टी पे बैठकर लोहे की मोटी छड़ को त्रुटिहीन गोलाई में ढालकर सुडोल बना देता है, तब उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। यानी कि उसने लोहे की छड़ को लिया और भट्टी पर गलाकर उसे जो है एक गोल आकार दे दिया। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? अब ये मोहन जो है, यह पात्र जो है जो किन चारित्रिक विशेषताओं, किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? कि यह मोहन की इस चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है कि वह जाति को व्यवसाय से नहीं जोड़ता, अपने मित्र की मदद करके वह उदारता का परिचय देता है। यानी कि जात पात को नहीं मानता, चाहता तो वो उसके पास आ भी नहीं सकता था, आता भी नहीं। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि भाई हाँ, मोहन जो है वो किस चरित्र का व्यक्ति था, तो ये हम कह सकते हैं कि जात पात को ना मानने वाला, बल्कि शहर जाकर उसने जो कुछ भी सीखा उसमें जो है उसने अपने आप में एक गर्व को महसूस किया और अपने मित्र यानी धनराम के गद्दी पर बैठकर जो है उसने उस लोहे को एक आकार दिया। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर थे गलता लोहा पाठ के, और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गए होंगे। आप सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तर को अपने अपनी नोटबुक में उतार लें और साथ ही इन्हें याद भी कर लें। तो चलने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।